现在的学生咋不能抢大包，我就让苏。我是在做。वेलकम डियर रॉकर्स। कुछ दिनों के ब्रेक के बाद हम आपके लिए फिर लेकर आ गए हैं एक गुड फील फैंटेसी मूवी जिसका नाम है द 8th डे ऑफ द वीक। अगर आपको एक जादुई ब्रेसलेट मिले जिससे कि सिर्फ आपको हफ्ते में एक एक्स्ट्रा दिन मिले तो आप क्या क्या करेंगे सोच के कमेंट्स में बताइएगा। लेकिन फिलहाल कॉमेडी और गुड फील एलिमेंट से भरी इस मूवी को एंड तक जरूर देखिए। ऐसी स्पेशल मूवीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने यूट्यूब का नोटिफिकेशन ऑन रखिए। इंस्टाग्राम और फेसबुक पे आप हमें फॉलो कर सकते हैं। अब चलते हैं मूवी के अंदर। मूवी की शुरुआत में एक चबी चीक्स वाली चुलबुली लड़की को दिखाते हैं जो कि एक लड़के का स्केच बना रही है। ये एक हाई स्कूल स्टूडेंट है जिसका नाम है जोंग। क्लास में जोंग नींद का परम आनंद उठा रही होती है कि टीचर उस पर चौक पीस मारकर उसको जगा देते हैं। पूरी क्लास हंस पड़ती है। जोंग के वेट की वजह से वे हमेशा उसका मजाक उड़ाते रहते हैं। पढ़ने में भी वो बहुत ही पीछे और टीचर्स उसे बुद्धू का टाइटल दे चुके हैं। घर पर उसकी माँ भी उसे ताने मारती है कि खा खा कर इतनी मोटी हो गई है लेकिन एक भी सब्जेक्ट में तुम पास नहीं होती। हर तरफ हर कोई उसे बुली करता रहता है। ऐसी इंसल्ट्स और बुलिंग के बीच जोंग की जिंदगी को देखते हुए मूवी का टाइटल द 8th डे ऑफ द वीक डालकर होती है मूवी शुरू। सब जोंग को चिढ़ाते हैं लेकिन फिर भी वो रोज खुशी खुशी स्कूल जाती है। इसके दो रीजंस हैं। एक तो रास्ते में एक दुकान से उसे टेस्टी स्नैक्स मिलते हैं और दूसरा रीजन है उसके स्कूल में पढ़ने वाला ये गुड लुकिंग स्टूडेंट जिसका नाम है लीहाओ। लीहाओ सिर्फ दिखने में अच्छा नहीं है बल्कि बिहेवियर में भी बहुत ही अच्छा है। किसी को भी हर्ट नहीं करता, सबसे एक जैसा व्यवहार करता है और क्लास का टॉपर भी है। इतना ही नहीं, स्कूल कमेटी का मेंबर भी है। कमेटी इलेक्शन के लिए कैंडिडेट्स अपने बारे में बताकर वोट मांग रहे होते हैं। इस लड़की का नाम है मिया जो लीहाओ की तरह टॉपर है। वैसे टॉपर टॉपर सुनकर किस किस को मेरी तरह चक्कर आ रहे हैं, जरा हाथ उठाकर बताइए। यहाँ जोंग लीहाओ के करीब जाने के लिए कमेटी इलेक्शन में खड़ी होती है। सबके सामने वो काफी नर्वस हो जाती है और सिर्फ इतना कहती है कि अगर मैं जीत गई तो स्टूडेंट्स के लिए काफी फैसिलिटीज दिलवाऊंगी। स्टूडेंट्स ऑनलाइन ऐप में वोटिंग करते हैं। मिया लीडिंग में है लेकिन जोंग को सिर्फ एक वोट मिला है। वो हर किसी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज मुझे वोट दे दो लेकिन कोई उस पर ध्यान नहीं देता। तभी एक लड़का उसका बैग उठाकर कहता है कि अगर मुझे पकड़ लोगी तो मेरे सारे दोस्त तुम्हें वोट देंगे। वोट पाने के लिए जोंग बड़ी मुश्किल से उसका पीछा करती है पर वो शैतान बैग को पेड़ पर फेंक देता है। लेकिन इरादे की पक्की जोंग पेड़ पर चढ़कर बैग को निकाल ही लेती है लेकिन टहनी टूटकर वो धड़ करके गिरती है। इस वजह से कुछ बच्चों को उस पर सिंपैथी होती है। फिर वो जोंग को वोट भी करते हैं। अब जोंग लिस्ट में 5वीं पोजीशन पर पहुंच चुकी है। मिया उसे कैसे भी इलेक्शन से बाहर करना चाहती है। अब अगले पीरियड में मिया टीचर से कहती है कि मेरा पर्स गायब है। फिर सभी के बैग्स चेक किए जाते हैं और जोंग के बैग से पर्स मिलता है। ये मिया का ही प्लान था। टीचर जोंग को खूब डांटते हैं कि पढ़ाई तो तुमसे होती नहीं, ऊपर से चोरी भी। सर मैंने चोरी नहीं की है। फिर टीचर उसे इलेक्शन से भी बाहर कर देते हैं। कल अपनी माँ को बुलाना, ये कहकर वे चले जाते हैं। अब जोंग घर भी नहीं जाना चाहती और बस स्टॉप में बैठकर सोचती है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तभी एक बुजुर्ग कुछ भारी सामान लेकर आती है। उनसे चला भी नहीं जाता तो जोंग उनकी मदद करती है। वो जोंग का चेहरा देखकर समझ जाती है कि उसे स्कूल में कोई प्रॉब्लम हुई है। वो कहती है कि तुम घबराओ मत, सीधे घर जाओ और आराम से सो जाओ। कल सुबह तुम्हारी सारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी। जोंग घर जाकर सो जाती है। अगली सुबह वो स्कूल के लिए तैयार होती है तो टेबल पर एक खूबसूरत ब्रेसलेट होता है। शायद मम्मी ने मेरे लिए खरीदा होगा। ये सोचकर वो ब्रेसलेट पहन लेती है। उस पर लगे ब्लू स्टोन को वो टच करती है तो एक टाइमर स्टार्ट होता है। लेकिन जोंग की बात नहीं जानती। घर पर मम्मी भी नहीं होती, शायद दुकान गई होंगी, ये सोचकर वो चली जाती है। लेकिन सड़क पर कोई भी नहीं होता। स्नैक्स की दुकान वाला भी वहाँ होता नहीं, इसलिए जोंग स्नैक्स लिए बिना ही स्कूल जाती है। साइकिल पार करते वक्त उसकी शर्ट फट जाती है लेकिन लेट होने की वजह से वो जल्दी अंदर भागती है। पर स्कूल तो एकदम खाली होता है। सब कहाँ चले गए, कहीं ये सपना तो नहीं। और तब उसे कल रात की बात याद आती है। उस बुजुर्ग औरत ने कहा था कि कल सुबह तुम्हारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। मतलब ये जादू उसी ने किया है। जोंग की तो खुशी का ठिकाना ही नहीं होता क्योंकि अब ना तो कोई उसका मजाक उड़ाएगा और ना ही कोई उसे बुली करेगा। पार्किंग एरिया में मिया की साइकिल होती है। मिया से बदला लेने के लिए वो उसकी साइकिल को बास्केटबॉल पोल पे चढ़ा देती है। दीवार के पास एक पेंट का टीन होता है। जोंग दीवार पर जी भर के आई लव लीहाओ करके लिखती है। सारा दिन मजे करके फिर वो घर लौटती है। रास्ते में स्नैक्स की दुकान से ढेर सारे स्नैक्स उठाकर लेके चली जाती है। घर आकर भी स्नैक्स के सारे पैकेट्स खाली कर देती है। अरे वाह, ऐसे कहते हैं असली जिंदगी। लेकिन अनजाने में उसका हाथ किसी चीज पर लगता है और ब्रेसलेट का टाइमर ऑफ। अब सीन में उसकी माँ जाती है और डांटती है कि दिन भर खाती रहती हो, चलो स्कूल जाओ। जोंग चौंक कर उठती है, ये भी सपना था क्या? ये सोचकर वो फिर स्कूल जाती है। अब सड़क पर लोग होते हैं।
स्नैक्स वाला परेशान होता है कि मेरे सारे स्नैक्स कहाँ गायब हो गए। स्कूल के बास्केटबॉल पोल पर मिया अपनी साइकिल पर बैठकर रोती है कि मैं यहाँ कैसे आ गई। दीवार पर आई लव ली हाउ लिखा होता देखकर बच्चे हैरान हो जाते हैं। जॉन्ग की समझ में नहीं आता कि ये सच है या सपना। अरे कोई मुझे पिंच करो यार। और तभी एक लड़का उसे पिंच करता है। जॉन्ग मुड़कर देखती है तो ये उसका क्रश ली हाउ है। अब जबी बेबी को शर्म आ जाती है और वो भागकर क्लास में चुपचाप बैठ जाती है। लेकिन वो देखती है कि उसकी शर्ट सच में फटी हुई है। जॉन्ग एकदम कंफ्यूज होकर लौटती है और मम्मी को सारी बातें बताती है। लेकिन मम्मी तो उसका मजाक उड़ाती है कि ज्यादा फास्ट फूड खाने के चक्कर में तुम्हारा दिमाग फिर गया है, खाना खाकर सो जाओ, तुम्हारा दिमाग ठिकाने लग जाएगा। अब जॉन्ग अपने कमरे में जाती है तो वही बूढ़ी औरत दिखाई देती है। जॉन्ग उसे जादूगर ने समझकर बेड से मारने जाती है, पर वो डांटती है कि इतना स्नैक्स खाओगे तो वजन कम कैसे होगा। खैर सारा दिन अकेली रहकर तुम्हें कैसा लगा? तो क्या आपने वो जादू किया था? मैंने नहीं, तुम्हारे ब्रेसलेट ने किया। उस ब्लू बटन को प्रेस करोगी तो इस दुनिया के लोगों के लिए टाइम फ्रीज हो जाएगा, लेकिन हफ्ते में सिर्फ 24 घंटों को इस तरह फ्रीज कर पाओगी तुम, और वो 24 घंटे सिर्फ तुम्हारे होंगे। मतलब 24 घंटे एक्स्ट्रा। उस टाइम में तुम अकेली रहोगी और अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकती हो। दादी एक डाउट पूछूं क्या? मैं तो सिर्फ मिया की साइकिल उठाकर पोल पर बांध के आई थी, लेकिन मिया उसके ऊपर कैसे आई? दादी एक्सप्लेन करती है कि टाइम फ्रीज के वक्त अगर तुम किसी चीज को इधर से उधर करोगे तो उस चीज के ऊपर जो इंसान होंगे वो भी उसी चीज के साथ इधर से उधर हो जाएंगे। इसलिए सावधानी से इस एक्स्ट्रा टाइम को यूज करो और अपनी लाइफ को बदलो। और अगर ये ब्रेसलेट कहीं खो जाए तो फिक्र मत करना, क्योंकि ये सिर्फ तुम्हारे हाथ में ही काम करेगा। इतना कहकर दादी हो जाती है गायब। अगली सुबह जॉन्ग ब्रेसलेट का बटन दबाती है और सभी लोग गायब। अब ये पूरी दुनिया जॉन्ग की है। वो सबसे पहले अपने क्रश ली हाउ के हॉस्टल रूम में जाती है और उसके मैथ नोटबुक पर एक नोट लिखती है कि मैं दूसरे प्लेनेट से आई हूँ और मुझे तुम बहुत अच्छे लगते हो। नोट में नीचे अपने नाम के बजाय वो मैथ का पाई सिंबल बनाकर चली जाती है। जब वो टाइम को फ्रीज करती है तो अब यहाँ ली हाउ बैठा होता है। वो नोट को देखता है लेकिन उसे कोई प्रैंक समझकर फेंक देता है। पर अगले पेज पर दूसरा नोट होता है कि ये प्रैंक नहीं है। अब ली हाउ को लगता है कि कुछ तो मैजिकल हो रहा है। वो नोट का जवाब लिखता है कि मैं तुम्हें एलियन कहूँ या एंजल। जॉन्ग जवाब लिखती है कि मुझे तुम एंजल कह सकते हो। इस तरह टाइम को फ्रीज अनफ्रीज करके जॉन्ग ली हाउ के साथ चैटिंग करने लग जाती है। खुशी और शर्म के मारे जॉन्ग की चबी चीक्स एकदम लाल हो जाते हैं। चलो ये मुराद भी पूरी हुई, ये सोचकर जॉन्ग खुशी खुशी टीचर के पास जाती है। लेकिन टीचर ने जॉन्ग की माँ को बुलाया था। जॉन्ग कहती है कि इस स्कूल में कई मिस्टीरियस बातें हो रही है, जैसे मिया की साइकिल अपने आप पोल के ऊपर चली गई, उसी तरह उसका पर्स भी मेरे बैग के अंदर आ गया होगा। अच्छा बच्चों, मुझे उल्लू बनाना चाहती हो? अगर मेरा टेबल गायब होकर बाथरूम में चला जाए तब मैं तुम्हारी बात को बिलीव करूंगा। अगले सीन में वो अपने टेबल के साथ बाथरूम में बैठा होता है। टीचर तो चौंक ही जाता है और फिर क्लास में जाकर सभी बच्चों को बताता है कि वाकई स्कूल में कुछ अजीब चीजें हो रही है। शायद इसी तरह मिया का पर्स जॉन्ग के बैग में आ गया, इसलिए आज से कोई जॉन्ग को चोर नहीं कहेगा। यहाँ नोट्स के जरिए ली हाउ और जॉन्ग की चैटिंग जमकर चलती है। जॉन्ग पूछती है कि आज तुम इतने उदास क्यों हो? ली हाउ फुटबॉल प्लेयर है और पास ही के स्कूल में एक टूर्नामेंट में उसको खेलने का चांस मिला है और टूर्नामेंट के लिए उसे 11 दिनों की छुट्टी चाहिए, लेकिन स्कूल से इतने दिनों की छुट्टी कहाँ मिलेगी? जॉन्ग लिखती है कि अरे तुझसे डोंट वरी, मैं दिलाऊंगी छुट्टी। यहाँ प्रिंसिपल अगले 2 दिन की छुट्टी का नोटिस वाइस प्रिंसिपल को देते हैं। वाइस प्रिंसिपल उस नोटिस को टीचर्स के पास ले जा रहा होता है और तभी जॉन्ग उससे टकराती है और टाइम फ्रीज करती है। वो नोटिस पर 2 की जगह 11 कर देती है। फिर क्या था, 11 दिन की छुट्टी देखकर टीचर्स तो चौंक जाते हैं, लेकिन अब प्रिंसिपल ने साइन कर दिया है तो मानना ही पड़ेगा। और ये खबर सुनकर बच्चे तो खुशी से झूम उठते हैं, पर ली हाउ के चेहरे पर 1000 वाट का बल्ब चलने लगता है। वो टूर्नामेंट में पहुंचते हैं लेकिन उसकी टीम ठीक से परफॉर्म नहीं करती, पर जॉन्ग टाइम फ्रीज करके इम्पॉसिबल गोल को भी पॉसिबल करवा देती है और ली हाउ की टीम जीत जाती है। अगले सीन में मिया की फ्रेंड उसे बताती है कि पर्स के मामले में तो जॉन्ग बच गई, लेकिन अगली बार ऐसा फंसाएंगे कि वो स्कूल से भाग जाएगी, फिर तुम कमेटी मेंबर बनोगी और ली हाउ तुम्हारा हो जाएगा। लेकिन दोनों नहीं जानती कि जॉन्ग उनकी बातें सुन चुकी है। 2 दिन के बाद प्रिंसिपल स्कूल में आते हैं, लेकिन सिक्योरिटी बताता है सर आपने तो 11 दिनों की छुट्टी घोषित की है। प्रिंसिपल अब वाइस प्रिंसिपल को कॉल करके चिल्लाता है कि तुमने 2 को 11 क्यों किया? जुलाई में कौन बेवकूफ 11 दिनों की छुट्टी देता है? सर आपने तो साइन करके दिया था। प्रिंसिपल के कहने पर बेचारा वाइस प्रिंसिपल सभी को कॉल करके स्कूल वापस बुलाता है। जॉन्ग स्कूल आती है और सबके पर्स निकाल कर मिया के बैग में रख देती है। ली हाउ और जॉन्ग के बीच नोटिस की चैटिंग फिर से शुरू हो जाती है। ली हाउ जानता है कि जॉन्ग ने ही उसकी टीम को जिताया है, लेकिन वो कहता है कि मुझे अपने स्किल से
जीतना पसंद है ना कि जादू से। अब जोंग को उसका कैरेक्टर और भी पसंद आता है, लेकिन वो लिहाओ के करीब जाना चाहती है। उसके लिए उसे कमेटी मेंबर बनना पड़ेगा, जिसके लिए उसे पहले 3 रैंक्स के अंदर आना पड़ेगा। जोंग अपने ब्रेसलेट से गोल मार करती है। एग्जाम के टाइम पर वो ब्रेसलेट से टाइम फ्रीज करती है और सारे आंसर्स कॉपी करके अपना पेपर देती है। रिजल्ट्स के दिन सभी हक्के बक्के रह जाते हैं। यूजुअली लियाओ फर्स्ट आता था, मिया सेकंड, लेकिन इस बार तो जोंग टॉपर है। बाकी स्टूडेंट्स जोंग को अचानक बहुत रिस्पेक्ट देने लगते हैं। टीचर भी उसकी खूब प्रशंसा करती है कि जोंग से कुछ सीखो। कल तक ये 0 थी लेकिन आज हीरो है। जोंग जरा गिल्टी फील करती है कि उसने गोलमाल किया, लेकिन लिहाओ के साथ रहने के लिए वो कुछ भी कर सकती है। कमेटी रूम में लिहाओ जोंग के पास बैठकर कुछ प्रिपेयर कर रहा होता है। इन दोनों को साथ देखकर मिया और भी जलती है। अब एक दिन जोंग नोटिस में लिखती है कि अगर मैं वैसी नहीं निकली जैसे तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो तो क्या तब भी तुम मेरे साथ ऐसे बात करोगे? लिहाओ जवाब देता है कि मैं किसी का रूप देखकर उनसे दोस्ती नहीं करता। तुम जैसी भी हो मेरी दोस्त हो और मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ, तो बताओ कब मिलोगी? और तब एक लड़की लिहाओ से एक डिफिकल्ट मैथ्स प्रॉब्लम्स पूछती है। लिहाओ भी उसका सोल्यूशन नहीं जानता। टॉपर होने के नाते अब जोंग को वो प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती है। हाय मर गई, अब मेरा क्या होगा? जोंग किसी तरह ब्रेसलेट का बटन प्रेस करके टाइम फ्रीज करती है और सभी के नोटबुक्स चेक करती है, पर किसी ने भी उस प्रॉब्लम का आंसर नहीं लिखा होता। फिर स्टाफ रूम में जाकर मैथ्स टीचर के नोट्स को चेक करती है। लकीली टीचर ने उसको सॉल्व करके रखा होता है। जोंग तो जेरोक्स मशीन की तरह पूरा आंसर वैसा का वैसा कॉपी कर लेती है और फिर यहाँ कर ऐसे सोल्यूशन दिखाती है जैसे उसने खुद ही सॉल्व किया हो। उसके बाद तो हर क्लास के स्टूडेंट्स उससे मैथ्स डाउट्स पूछने लगते हैं और वो पूरे स्कूल में भाग भाग कर मैथ्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है। पीटी पीरियड के आते वो बहुत थक जाती है। वैसे तो पीटी सर जोंग को कभी किसी गेम में नहीं लेते, इसलिए वो खड़ी खड़ी सो जाती है। पीटी सर 1500 मीटर रेस के लिए रनर्स का नाम मांगते हैं। मिया जोंग को आगे धक्का दे देती है। पीटी सर तो जोंग के सर पे ताज रख देते हैं कि देखा देखा, सीखो इससे। पहले पढ़ाई में फर्स्ट आई और अब स्पोर्ट्स में भी आगे आना चाहती है। अरे सर, आप तो हवा में महल बना रहे हैं। 1500 मीटर तो क्या मैं 1500 इंच भी नहीं भाग पाऊंगी। पर सर का कहा कौन टाल सकता है। जोंग रेस भागती है, लेकिन बीच बीच में वो ब्रेसलेट का बटन प्रेस करके बैठ जाती है। इस तरह आराम करके वो सबसे आगे आ जाती है और आखिर में रेस भी जीत जाती है। मिया की फ्रेंड इस पूरे रेस का एक वीडियो बनाती है। रेस के बाद दोनों वीडियो को बार बार प्ले करके देखती हैं। जोंग बार बार अपने ब्रेसलेट को प्रेस कर रही होती है। वे समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है। जोंग लिहाओ को नोटिस लिखती है कि एग्जाम के बाद मैं तुमसे मिलूंगी। लिहाओ खुशी से उछलता है और उसे नोट में लिखता है कि मैं तुम्हें कैसे बचा लूंगा, मैं व्हाइट ड्रेस पहन कर आऊंगी। ये कहकर जोंग अपने पास की भी व्हाइट ड्रेस पहनकर देखती है, लेकिन कुछ भी अच्छा नहीं होता। अब जोंग अपना पिगी बैंक तोड़कर पैसे निकालती है। एक स्टोर में उसे बहुत ही क्यूट व्हाइट ड्रेस दिखती है, लेकिन उसका दाम बहुत ज्यादा होता है और जोंग के पास उतने पैसे नहीं होते। वो ब्रेसलेट की मदद से टाइम फ्रीज करके उस ड्रेस को ही चुरा लेती है। उसे बहुत बुरा लगता है कि वो गलत काम कर रही है, लेकिन वो लिहाओ को खोना नहीं चाहती। व्हाइट ड्रेस बैग में रखकर वो घर चले जाती है, पर गलती से अपनी एक नोटबुक वहीं छोड़ देती है। यहाँ स्कूल में मिया जोंग के लॉकर से उसका ब्रेसलेट चुरा लेती है, लेकिन क्या फायदा, ब्रेसलेट तो सिर्फ जोंग के हाथ में काम करेगा। अब वो जोंग का बैग चेक करती है और उसकी व्हाइट ड्रेस देखती है। फिर वो जोंग की नोटबुक पढ़ती है जिसमें उसने ब्रेसलेट के बारे में और लिहाओ और उसके बीच हो रही चैट के बारे में सब कुछ लिखा होता है। ओह, तो ये चक्कर चल रहा है। सब कुछ जानने के बाद मिया ब्रेसलेट को कचड़े में फेंक देती है। ब्रेसलेट के बिना जोंग की लाइफ पहले से बदतर हो जाती है। एग्जाम चल रहा है लेकिन उसे कुछ नहीं आता। दूसरी ओर उसका ब्रेसलेट कचड़े के डिब्बे से सड़क पर और वहाँ से कहीं और चला जाता है। जोंग कॉपी करने की कोशिश करती है लेकिन पकड़ी जाती है। ओह, तो यही करके तुम फर्स्ट आई थी क्या? उसकी माँ को स्कूल में बुलाया जाता है कि देखो आपकी बेटी क्या कर रही थी। इतने में उस ड्रेस स्टोर की औरत जोंग का नोटबुक लेकर जाती है। यही कल मेरे शॉप में व्हाइट ड्रेस देखने के लिए थी और इसके जाने के बाद से ही वो ड्रेस गायब हो गई। जोंग की माँ बहुत ही इंसल्टेड फील करती है। पहले मुझे झूठी कहानियां सुनाई, फिर एग्जाम में कॉपी और अब चोरी। अच्छा नाम कमाया है तुमने, तुम मेरी बेटी हो ही नहीं सकती। ये कहकर वो जोंग को कस के थप्पड़ मारती है। जोंग तो एकदम टूट जाती है। उसे थप्पड़ से दर्द तो नहीं होता, लेकिन वो बर्दाश्त नहीं कर पाती कि उसकी वजह से उसकी माँ भी इंसल्ट हुई है। मिया की टीम पूरे स्कूल को बता देती है कि जोंग चोर है, चीटर है, सब कुछ है। जोंग अब इतनी इंसल्टेड फील करती है कि रोती हुई स्कूल से दूर कहीं भाग जाती है। वो अब किसी को अपना मुंह नहीं दिखाना चाहती। वो रास्ते में पड़े बोतल्स को तोड़ देती है। उसका दिल भी इनकी तरह टूट चुका है। तभी उसे अपना ब्रेसलेट मिलता है, लेकिन अब वो उसकी मदद से कुछ भी नहीं बदलना चाहती। वो घर भी नहीं जाना चाहती और एक टूटी फूटी बिल्डिंग में जाकर रहती है। दूसरी ओर जोंग की माँ बहुत परेशान है कि ये मैंने क्या कर दिया। इतने लोगों के सामने मैंने अपनी बेटे को मारा। उसका कितना दिल दुख रहा होगा। और वो घर भी नहीं आई। वो जोंग की क्लासमेट को कॉल करके पूछती है। फिर जोंग का फोटो दिखाकर आते जाते लोगों से पूछती है कि कहीं आपने इसको देखा। लेकिन जोंग तो उस बिल्डिंग में अकेली रहती है, हमेशा मायूस पड़ी रहती है।
लेकिन उसे लिहाओ की याद भी आती है, जिससे उसने एग्जाम्स के बाद मिलने का वादा किया था। वो लिहाओ से माफी मांगना चाहती है कि शायद वो मेरा दर्द समझ पाए, पर मिया जोंग का बुक पढ़ चुकी है और वो खुद व्हाइट ड्रेस पहनकर लिहाओ से मिलती है और कहती है कि मैंने ही पाई के नाम से तुम्हें स्टिकी नोट्स लिखे थे। एक बार फिर जोंग हार गई है और अब वो ब्रेसलेट की मदद लेती है और अपनी माँ के स्टोर से बहुत सारा खाना चुरा कर खाती है। और एक दिन जब वो टाइम फ्रीज करके अपनी माँ के स्टोर से स्नैक्स चुराती है तो एक नोटिस को देखती है। उसकी माँ ने लिखा है कि मेरी बेटी कई दिनों से लापता है, मैं बहुत ही परेशान हूँ। ऊपर से कोई मेरे स्टोर से फूड आइटम्स चुरा कर लेके जा रहा है। आप जो भी हैं प्लीज चोरी करना बंद कर दीजिए और मेरी बेटी को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। ये पढ़कर तो जोंग का दिल एकदम भारी हो जाता है और वो चुराए हुए सारे सामान को वापस रख देती है। अब वो रियलाइज करती है कि ब्रेसलेट के मिलने के बाद वो सारी गलतियां ही कर रही है। मम्मी अपने स्टोर में कितनी मेहनत करती होंगी और मैं हूँ कि मुफ्त में चुरा कर खा रही हूँ। अब मैं ब्रेसलेट को कभी यूज नहीं करूंगी। ये फैसला करके वो सड़क से प्लास्टिक्स वगैरह उठाकर अपना गुजारा करने लग जाती है और तब वहाँ वही जादुई दादी आती है। उन्हें देखते ही जोंग रो पड़ती है कि मुझे ये ब्रेसलेट नहीं चाहिए, मैं अपनी पुरानी लाइफ में वापस आना चाहती हूँ, चाहे लोग मेरा मजाक ही क्यों ना उड़ाएं या मुझे बुली क्यों ना करें। अब दादी समझाती है कि तुम दुनिया में किसी से भी पूछ लो, वे कहेंगे कि मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसी दुनिया में तुम्हें हफ्ते में पूरे 24 घंटे एक्स्ट्रा मिले थे। इस टाइम में तुम अपना वजन कम करने की कोशिश कर सकती थी, पढ़ाई कर सकती थी, किसी की भलाई कर सकती थी, लेकिन तुमने क्या किया? लोगों को धोखा दिया। लेकिन तुमने उन्हें नहीं, खुद को धोखा दिया। अपनी माँ के बारे में सोचा है तुमने कभी? तुम घर क्यों नहीं गई? जोंग बताती है कि मैं उन्हें फेस नहीं कर सकती। दादी कहती है कि मैं एक और चांस देती हूँ, तुम्हें तुम्हारी गलतियों की सजा नहीं मिलेगी, ये मेरा वादा है, लेकिन लोग तुम्हारी गलतियाँ याद रखेंगे। उन्हें फेस करना और समझाना तुम्हारा काम है। ये ब्रेसलेट रखो और तुरंत घर जाओ। जोंग हिम्मत करके घर जाती है। उसे लगता है कि उसकी माँ उस पर चिल्लाएगी, लेकिन इतने दिन बाद अपने बच्चे को देखकर वो जोंग को गले लगाकर बहुत रोती है। मैंने तुम्हें मारकर बहुत बड़ी गलती कर दी, प्लीज मुझे माफ कर दो बेटा, लेकिन कभी मुझे छोड़कर मत जाना। तब जाकर जोंग अपनी माँ के प्यार को पूरी तरह समझ पाती है। जोंग कई महीनों के बाद स्कूल जाती है। चीटिंग करने की वजह से उसे फेल कर दिया गया था, इसलिए वो जूनियर्स की क्लास में जाकर बैठती है। बच्चे अब भी उसका मजाक उड़ाते हैं और उसका डेस्क बिल्कुल अलग ही होता है। जोंग भी इसे अपना पनिशमेंट समझकर एक्सेप्ट कर लेती है, लेकिन अब वो सच्चे दिल से अपनी आदतें और जिंदगी चेंज करना चाहती है। ब्रेसलेट की मदद से वो टाइम फ्रीज करती है, पर टाइम वेस्ट करने के बजाय पढ़ती है, रनिंग करती है, अपने स्नैक्स वगैरह फेंक देती है। वो लिहाओ के कमरे में जाती है। वहाँ लिहाओ ने जोंग के लिखे हुए सारे नोट्स चिपका कर रखे होते हैं। आखिरी नोट में उसने लिखा होता है कि मैं जान चुका हूँ कि मिया सच में पाई नहीं है। मुझे तुम्हारे नोट्स देखकर जो फील हुआ वो मिया के साथ महसूस नहीं हुआ। भाई तुम कहाँ चली गई? मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ और तुम्हारा इंतजार करूंगा। अब लिहाओ के लिए जोंग कम बैक करना चाहती है। वो एक स्टिकी नोट पर लिखती है कि मुझे एक स्पेशल पावर मिली थी, लेकिन मैंने उस पावर से कई गलतियां कर दी हैं। जब मैं उन गलतियों को सुधार लूंगी तब तुमसे मिलूंगी। जोंग अब एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ती है और अपने फिटनेस का ध्यान भी रखती है। ठीक 1 साल के बाद दिखाते हैं कि जोंग की माँ एक ड्रेस स्टोर में खड़ी है और तब जोंग एक व्हाइट ड्रेस में बाहर निकलती है। विश्वास ही नहीं होता कि ये जोंग है, लेकिन मेहनत और लगन से तो सब कुछ पॉसिबल हो जाता है। वो स्कूल जाती है और अब कोई भी उसका मजाक नहीं उड़ाता, उल्टा सभी दंग रह जाते हैं कि ये कैसे थी और कैसे हो गई। इतना ही नहीं, वही अपनी क्लास की टॉपर भी है। अब वो बहुत ही खुश और कॉन्फिडेंट फील करती है क्योंकि उसने अपनी मेहनत से ये सब कुछ अचीव किया। एक दिन कॉरिडोर में लिहाओ उसके पास आता है। उसके पास जोंग का वो टॉय होता है जो उसने लिहाओ के स्टिकी नोट पर रखा था। लिहाओ फील करता है कि जोंग ही पाई है। जोंग थोड़ा नर्वस हो जाती है और कहती है ये टॉय मेरा नहीं है, मैं पाई नहीं हूँ। ये सुनकर लिहाओ थोड़ा उदास हो जाता है और सॉरी कहकर चला जाता है। बाद में जोंग को पछतावा होता है कि मैंने क्या बोल दिया। अगले ही दिन वो लिहाओ को सच बताने जाती है, लेकिन लिहाओ का कमरा खाली होता है। सिर्फ एक लेटर होता है जिसमें लिहाओ ने बहुत ही उदास होकर लिखा है कि सिर्फ तुम्हारे लिए मैं इस हॉस्टल में टिका हुआ था, लेकिन मैं और इंतजार नहीं कर पाऊंगा, आई एम सॉरी। ये पढ़कर जोंग की धड़कन ही रुक जाती है। वो सीधे स्कूल जाती है, लेकिन लिहाओ भी वहाँ पर नहीं होता। उसका फ्रेंड बताता है कि वो अपने गाँव जा रहा है, अभी तो वो रेलवे स्टेशन पर होगा। अब जोंग अपना ब्रेसलेट का बटन प्रेस करती है, लेकिन इस हफ्ते का कोटा उसने पहले यूज कर लिया था। अब वो साइकिल को बहुत तेज चलाकर स्टेशन पहुँचती है। किसी तरह वो ले को ढूंढ लेती है और उसको बताती है कि मैं ही पाई हूँ, पर ग्लास विंडो के उस तरफ से उसे कुछ भी सुनाई नहीं देता। ट्रेन भी चलने लग जाती है। जोंग प्लेटफॉर्म पर पाई का वैल्यू लिखती है और लिहाओ भी उसको देख लेता है, लेकिन ट्रेन तेजी से चलने लग जाती है और इस तरह जोंग लिहाओ को मिस कर देती है। लेकिन लिहाओ को पता चल गया होगा कि यही पाई है और एक दिन वो जरूर जोंग के पास लौट आएगा। कुछ दिन के बाद जोंग जॉगिंग करते हुए उसी बस स्टॉप पर पहुंचती है जहां उसे वो जादुई दादी मिली थी। वहां एक चुटकू रो रहा होता है कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, घर भी नहीं जाऊंगा, मैं लाइफ से तंग आ चुका हूँ। उसके पास वही दादी बैठी होती है। चुटकू को देखकर जोंग को अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं। वो झट से अपना ब्रेसलेट उतार कर दादी को देती है और कहती है अब मुझे इसकी जरूरत
तक नहीं और लगता है ये आपका नया कस्टमर है, मेरी तरह इसकी भी लाइफ सुधार दीजिए। ये कहकर वो अपने रास्ते चली जाती है और इसी के साथ ये खूबसूरत मूवी खत्म होती है। तो दोस्तों कैसी लगी ये गुड फील मूवी? अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं